बच्चों, हम लोगों ने लास्ट सेशन में प्रॉपर्टी के बेसिक कॉन्सेप्ट समझे एंड कैसे प्रॉपर्टी निकालते हैं उसको जाना। अब एक इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कंडीशनल प्रॉपर्टी का, जो काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करता है। आज उसको समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश करते हैं कि आपको वो सिंपल ढंग से हम समझा पाए। तो कंडीशनल प्रॉपर्टी बेसिकली होती क्या है? अगर इसको आप वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें, पहले हम वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर इस पे आएंगे। तो अब सपोज कीजिए ये पूरा एक सैंपल स्पेस है किसी आउटकम्स का। उसमें हम दो इवेंट डिफाइन करते हैं। एक इवेंट डिफाइन करते हैं ये ए, और दूसरी इवेंट डिफाइन करते हैं ये बी। अब एंड देन इसमें चलिए नंबर भी लिख लेते हैं। ये सैंपल स्पेस में टोटल एन आउटकम्स हैं। ए में जो है, सपोज कीजिए ए आउटकम्स हैं, मतलब इसके अंदर जो ये वाला जो गोला है, इसमें ए आउटकम्स है, बेसिकली इसका सबसेट बोला जाता है सैंपल स्पेस का। एंड इसमें बी आउटकम्स है, और ये जो कॉमन पार्ट है ये वाला, इसमें से सी कर लीजिए, सी आउटकम्स हैं। तो अभी तक हम लोग क्वेश्चन इस टाइप के लगाते थे कि भाई ए की प्रॉपर्टी क्या होगी। ए की प्रॉपर्टी आप कैसे निकालते थे? सिंपल लिखते थे, अगर प्रॉपर्टी ऑफ ए निकालनी है तो टोटल ए में कितने आउटकम्स हैं? ए हैं, एंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एंड टोटल सैंपल स्पेस में, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ ए आ जाती थी। इसी तरह अगर आप प्रॉपर्टी ऑफ बी निकालो तो क्या आ जाएगी? ये बी में टोटल आउटकम्स कितनी हैं? ये बी हो गई, एंड डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल ऑफ स्पेस का है। ये तो सिंपल हम प्रॉपर्टी निकालते थे। अब अगर कंडीशन का कहा जाए तो कंडीशन मतलब कि प्रॉपर्टी हमको एक उस सिचुएशन में निकालने की हमें एक प्रायर कंडीशन दे रखी है। कंडीशन दे रखी है कि सपोज कीजिए इवेंट ए हो चुकी है, इवेंट ए हो चुकी है, तब इवेंट बी होने के क्या चांस है? मींस ये इवेंट हो चुकी है तो इवेंट बी होने के क्या चांस है? तो अगर आप इसमें देखें कि इवेंट ये हो गई है तो इवेंट बी होने के चांस कितने होंगे? जो इस आउटकम जितने इसमें कॉमन पार्ट में होंगे। गिवन है इवेंट ए हो चुकी, दैट इज द कंडीशन। इवेंट हो चुकी है तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि नाउ इवेंट बी विल हैपन। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि इवेंट बी सब्जेक्ट टू इवेंट ए। ऐसे भी कर सकते हैं, लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि इवेंट ए हो चुकी है तो इवेंट बी क्या होगी। उस हिसाब से अगर इसमें देखा जाए तो अब आपका एक रिस्ट्रिक्ट हो गया मामला। इवेंट हो एक हो चुकी है, ए हो चुकी है, तो ये बेसिकली आपका सैंपल स्पेस, नया सैंपल स्पेस हो जाएगा। तो ए में जितने आउटकम्स हैं वो क्या है? ए हैं। एंड इवेंट ए हो चुकी है और बी होने की प्रॉपर्टी निकालना है, तो ए होने के बाद बी में कितने चांस हैं? ये कितने हैं आउटकम? ये सी कॉमन पार्ट है, तो ये सी हो गया। तो ये इवेंट ए हो चुकी है, तब बी की प्रॉपर्टी निकालनी है। इस तरह की प्रॉपर्टी निकालने को बेसिकली कंडीशनल प्रॉपर्टी कहते हैं। मींस हमें एक कंडीशन दे रखी है कि फर्स्ट आउटकम ये है या ये आउटकम आ चुका है, तो अब सेकंड आउटकम क्या होगा। अभी अभी और एग्जांपल से हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए इसको इसको अगर हम ऊपर नीचे सी बाई कैपिटल एन, ए बाई कैपिटल एन से डिवाइड कर दे तो बात एक ही रहेगी। अब सी बाई एन क्या है? सी बाई एन क्या है? देखिए सी बाई एन क्या है? ये कॉमन पार्ट है। ये कॉमन पार्ट क्या था बेसिकली? ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। एंड डिवाइडेड बाय ये क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये बेसिकली जो हमने निकाला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो अब इसको अगर आप समझने की कोशिश करें, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए गिवन है, तो उसमें बी होने के चांस कितने? केवल इतना पार्ट के चांस होंगे। तो इतना पार्ट क्या है? दिस इज इंटरसेक्शन
एंड गिवन पूरा ये न्यू सैंपल स्पेस हो गया तो ये हो गया। इसी को अगर थोड़ा हम उल्टा कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालो गिवन बी, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे क्या है कि बी गिवन है, बी गिवन है एंड ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर बी गिवन है, ये इवेंट हो चुकी है, तो इसमें ए के होने के चांस कितने हैं, इतने पार्ट है। इसमें क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी से आप पूरी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को डिवाइड कर दोगे। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, एंड ये हमने जो निकाला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, ये हो जाता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ए। मीन चीज जो गिवन होती है वो डिनोमिनेटर में जाती है और बाकी आप उसका इंटरसेक्शन वाला पार्ट ऊपर से उसको न्यूमरेटर में ले आते हो। इस तरह से कंडीशनल प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम्स को देखा जाता है। कंडीशनल प्रॉपर्टी को और ठीक से समझने के लिए हम एक और कॉन्सेप्ट बताएंगे जो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स का होता है। तो पहले तो हम जानेंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती है और फिर डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं, उनको जानेंगे। तो अब इंडिपेंडेंट इवेंट कैसे किसको कहोगे कि जैसे तो आपने सिक्का उछाला, एक बार सिक्का उछाला तो उसमें हेड आने के चांस कितने होंगे, 50%। फिर दोबारा उछाला तो भी 50% ही होंगे। पहली बार की इवेंट फर्स्ट टाइम जब उछाला था उसमें जो भी आउटकम आया, हेड या टेल आया, उसका आउटकम सेकेंड बार जब आप सिक्का उछाल रहे हो तो उसको अफेक्ट नहीं करेगा, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर जैसे हम ये कहें कि फर्स्ट बार आपने सिक्का उछाला, ये फर्स्ट बार आपने सिक्का उछाला, पहली बार तो आपका हेड आया, तो इसके हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी फर्स्ट बार। सेकेंड बार भी उछालोगे तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। अब अगर ये इवेंट को हम H1 कर दें, इसको H2 कर दें, इसको T1 कर दें, इसको T2 बोल दें, तो अगर ये हमें प्रॉपर्टी निकालनी हो, कैसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करना है, ये प्रॉपर्टी निकालनी हो कि फर्स्ट बार H1 आए एंड सेकेंड बार भी हेड आए। फर्स्ट बार हेड आए, अगर ये निकालना हो कि फर्स्ट बार हेड आए, सेकेंड बार भी हेड आए, ये प्रॉपर्टी निकालनी हो, इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होगा, सिंपल प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरह से, फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी और सेकेंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी और सिंपल आपका आंसर आएगा 1/2 इक्वल टू 1/4। फर्स्ट टास्क में भी हेड आए, सेकेंड टास्क में भी हेड आए, तो क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो उसको आप ऐसे कैलकुलेट करोगे कि दोनों की प्रोबेबिलिटी सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स में। ये हमने कैसे निकाल लिया, इसको ट्री डायग्राम से भी अगर देखना चाहे तो कैसे होगा। हमने क्या किया, फर्स्ट हमने हेड 1 आया एंड टेल 1 आया, ये पहली बार हमने उछाला। अब इसके बाद दोबारा जब उछाला तो दोबारा अगर पहली बार हेड 1 आएगा, दोबारा भी हेड 1 आ सकता, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है कि पहली बार टेल आया हो, दोबारा हेड आ गया हो या टेल आ गया हो, ये वाली सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो अब देखिए ओवरऑल आउटकम्स कितनी होगी, फर्स्ट बार हेड आया हो, सेकंड बार भी हेड आया हो, फर्स्ट बार हेड आया हो, सेकंड बार ये आया हो, फर्स्ट बार ये आया हो, सेकंड बार ये आया हो, फर्स्ट बार ये आया हो, सेकंड बार ये आया हो, तो टोटल आउटकम हो गई 4। टोटल आउटकम 4 हो गई। तो अगर ये निकालना है कि फर्स्ट बार भी हेड आया हो, सेकंड बार भी हेड आया हो, तो वो कौन सी आउटकम है, ये फर्स्ट बार भी हेड आया, सेकंड बार भी हेड आया, तो टोटल आउटकम 4 है एंड ये जो आउटकम है 1 है, तो इसलिए 1/4 हो जाता है। वो हमने पहले आपको देखिए निकाल कर दिखा दिया कि टोटल आउटकम इस तरह से 1/4 हो जाता है। अब इसको और ध्यान अगर समझना चाहे तो ये देखिए, ये यहाँ H1 की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये है, फिर ये भी फर्स्ट वन की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ये भी है, तो ये पूरी जो ब्रांच है ये ट्री की, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 1/4 हो जाएगा। ये इस ब्रांच की क्या होगी, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 1/2
वो हो जाएगा। तो इस तरह से इसी चीज को आप डायग्राम से भी समझ सकते हैं। अब देखते हैं डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं। डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं? डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती हैं? इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। हमने एक बैग में 3 रेड बॉल रखी और 2 ब्लू बॉल रखी एक बैग में, और फिर उसमें से हमने फर्स्ट टाइम एक बॉल निकाली। जब पहली बार बॉल निकालोगे तो उसमें या तो ब्लू निकलेगी या तो रेड निकलेगी। तो पहली बार ब्लू बॉल निकलने के चांस क्या होंगे? ये ब्लू आई लाइन कर, ब्लू बॉल निकलने के चांस क्या होंगे? ये टू ब्लू है, 3 रेड है, तो एक ब्लू बॉल निकलने का चांस क्या होगा? 2/5 हो जाएगा। ठीक है। एंड रेड बॉल निकलने के चांस क्या होंगे? 3 रेड है, टोटल 5 है, तो 3/5 रेड बॉल निकलने के चांस होंगे। फिर देखिए अगले स्टेप आ गया। यहाँ पे क्या होगा? अगर ये चीज हुई होगी तो यहाँ पे बचेगा कितना? यहाँ पे एक ब्लू बॉल बचेगी एंड 3 रेड बॉल बचेंगी। और अगर ये सिचुएशन हुई होगी तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 रेड बॉल बची होंगी एंड 2 ब्लू बॉल बची होंगी। अब हमने फिर सेकेंड टाइम फिर से एक बॉल निकाली। जब फिर से बॉल निकाली तो क्या सिचुएशन हुई होगी? अब यहाँ पे फिर अगेन देखिए, फिर से निकाली तो ब्लू बॉल निकलने के चांस क्या होंगे? 1/4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 4 है, ब्लू उसमें 1 है। रेड बॉल निकलने के चांस क्या होंगे? ये हो जाएगा 3/4, क्योंकि 3 रेड बॉल है, टोटल बॉल 4 है, तो रेड बॉल निकलने के चांस ये होंगे। अब यहाँ पे रेड बॉल निकलने के चांस कितने होंगे? 2 है, तो ये 2/4। एंड ब्लू बॉल निकलने के चांस क्या होंगे? ये 2/4। तो फाइनली बॉल कितनी बचेगी? यहाँ पे एक ब्लू बचेगी, ठीक है, यहाँ दोनों ब्लू होंगी, यहाँ पे एक ब्लू बचेगी। फाइनली बॉल कितनी बची? यहाँ पे 3 रेड बची, यहाँ पे 2 रेड बची, यहाँ पे 2 रेड बची, यहाँ पे 1 रेड बचा। तो ये सिचुएशन आ गई। अभी देखिए, ये अगर ये देखा जाए कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जब आपने किया, ये हमारा जो है ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, कि मतलब फर्स्ट बार आपने निकाली फिर सेकेंड बार निकाली। तो हमने यहाँ पर 2 एक्सपेरिमेंट किए। तो आप देखिए, अगर इसमें आप देखें जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स है वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में डिपेंडेंट है, क्योंकि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में अगर ब्लू निकल गई तो बाद में जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में जो चांस है ब्लू या रेड निकलने के अलग अलग है। पहले में अगर रेड निकल गई तो सेकेंड में ब्लू और रेड निकलने के चांस अलग अलग है। तो और ये बड़ा नेचुरल है, एक बार आपने निकाल लिया तो सैंपल स्पेस चेंज हो गया, तो सेकेंड बार जो भी आउटकम होगी दूसरी होगी। तो ये इस तरह की जो इवेंट होती है वो डिपेंडेंट इवेंट होती है। तो इसमें क्या होता है कि करते क्या है कि ये क्या हो गया, अगर हम ये जो रेड बॉल निकलने की इवेंट को हम आर लिख दें, रेड बॉल की निकलने की इवेंट को हम आर लिखेंगे, रेड बॉल का इवेंट हम आर से लिखते हैं, एंड ब्लू बॉल इवेंट हम ब्लू से ऐसे लिखते हैं, ब्लू से। तो आप देखिए, ये फर्स्ट टाइम क्या है कि ये प्रोबेबिलिटी है पी बी की, ये प्रोबेबिलिटी है पी रेड निकलने की। ये फर्स्ट जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो ब्लू निकलने की प्रोबेबिलिटी है, रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी है। तो जो सेकंड स्टेप पे आया, जब दोबारा बॉल निकाली, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है इसको क्या लिखते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि फर्स्ट में आप एक इवेंट हो चुकी है, ब्लू निकल चुका है, या इसको आप इस तरह कर दीजिए, लिख दीजिए कि फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी को B1 कर देंगे या रेड वन, फर्स्ट में रेड वन कर दिया, तो पहले ब्लू का हो चुका है, तो सेकेंड टाइम फिर ब्लू निकला है,
ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कंडीशनल प्रॉपर्टी हो जाएगी कि सेकेंड टाइम ब्लू निकला और फर्स्ट गिवन है कि फर्स्ट टाइम ब्लू निकल चुका है, फर्स्ट टाइम ब्लू निकल चुका है, सेकंड टाइम ब्लू निकल रहा है, तो ये कंडीशनल प्रॉपर्टी हो गई 1/4। ये क्या हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी हो जाएगी कि सेकंड टाइम रेड निकला है और फर्स्ट टाइम ब्लू निकल चुका है, तो ये रेड निकलने की कंडीशनल प्रॉपर्टी आ जाएगी, फर्स्ट टाइम ब्लू निकल चुका है तब ये आया है। ये 2/4 ये ट्री डायग्राम में कहाँ पे क्या लिख रहे हैं इसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, इससे बाद में क्वेश्चन बड़े आसान हो जाएंगे। तो ये तो प्योर प्रॉपर्टी है, फिर यहाँ पे ये सेकंड स्टेप में कंडीशनल प्रॉपर्टी होगी। ये B1 हो चुकी है इवेंट, अब B2 निकाल रहे हो, मतलब फर्स्ट बार में ब्लू निकल चुका है, सेकंड बार में ब्लू निकाल रहे हो, फर्स्ट बार में ब्लू निकल चुका है, सेकंड बार ये में रेड निकल रहा है। ये क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट बार में रेड निकल चुका है, ये हो जाएगा, ये बेसिकली हो जाएगा P, सेकंड बार में ब्लू निकला है एंड फर्स्ट बार में रेड निकल चुका है, ये हो गई 2/4 क्या हो जाएगी, ये क्या होगा, सेकेंड बार में रेड निकला है और फर्स्ट बार में भी रेड निकल चुका है, ये कंडीशनल प्रॉपर्टी होगी। तो पर सेकेंड प्रॉपर्टी इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट इवेंट, इसलिए इन दोनों को डिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। अब ये देखिए, अब अगर कोई कहे कि ये B1 और B2 दोनों हो, ऐसी की प्रॉपर्टी क्या है इसमें, दैट मीन्स हम अगर ये निकालें P B1 इंटरसेक्शन B2 दोनों हो, ये भी हो ये भी हो, तो ये बेसिकली होता क्या है, अगर आप ट्रीग्राम से देखें तो पहले प्रॉपर्टी ये है, दूसरे की प्रॉपर्टी ये है, तो ये हो जाएगा 2/5, पहले इवेंट ये हो फिर दूसरी ये हुई, तो ये 1/4 हो गई। तो इसको जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि 2/5 क्या हो गया, 2/5 इज फर्स्ट, पहला जो पहली बार ब्लू निकले, ये प्रॉपर्टी जो होगी वो आप मल्टीप्लाई करो, ये लिखोगे, फिर B1 हो चुका है, फिर B2 हो, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये है P B2 अपॉन B1। इससे क्या निकालोगे कि दोनों इवेंट होने की प्रॉपर्टी ये भी हो ये भी हो, क्या हो जाएगी कि फर्स्ट इवेंट की प्रॉपर्टी आप निकालोगे, सेकंड इवेंट की प्रॉपर्टी गिवन द फर्स्ट इवेंट हैपेंड, दोनों को मल्टीप्लाई हो जाओगे तो ये आ जाएगा। अब ये देखिए, ये अभी हम लोगों ने एक कंडीशनल प्रॉपर्टी का फॉर्मूला इसी से इससे भी आ जाएगा, इसको इससे जो है, इससे क्या लिख सकते हैं, P B2 गिवन B1, ये वाला पार्ट इज इक्वल टू P B1 B2 डिवाइडेड बाई P B1, इधर ले जाओ P B1, तो इस चीज को हमने ऐसे लिख लिया। तो ये भी वही अभी फॉर्मूला हमने जो शुरुआत में बताया था कि गिवन B2 की प्रॉपर्टी निकालनी है, तो ये वाला पार्ट जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसका इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी आप न्यूमरेटर में लाओगे और उससे आप सॉल्व कर लोगे, तो ये कंडीशनल प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो बेसिकली फर्स्ट तो प्योर प्रॉपर्टी है, सेकंड स्टेप में ये कंडीशनल प्रॉपर्टी है। इंटरसेक्शन कैसे निकालते हो, अगर ये इवेंट और ये इवेंट साथ साथ हो तो इनको आप मल्टीप्लाई कर देते हो, ये इवेंट साथ साथ हो तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हो। तो कई बार क्वेश्चन टी डायग्राम से भी निकाले जा सकते हैं। दिस इज प्योर प्रॉपर्टी, ये इंडिविजुअल जो ब्रांच है ये कंडीशनल प्रॉपर्टी होगी गिवन दिस एंड अगर दोनों इवेंट साथ साथ हो तो दिस इंटरसेक्शन दिस, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ये और ये हो, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मींस B1 इंटरसेक्शन, अगर ये वाला निकालना हो तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टी डायग्राम से भी आप बहुत सारे क्वेश्चन एकदम इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन लगाते हैं इसी कंडीशनल प्रॉपर्टी पे। द अकेडमी अवार्ड इज सून टू बी सोन for a specific married couple, the probability that a husband watches the show is 80%। अब देखिए, husband watches the show is 80%, ये husband है, ये 80% हो गया। The probability that wife is watches the show is 65%, wife is watching 65%, while the probability that they both watches show is 60%। तो ये जो कॉमन पार्ट है ये 60% है, ये 60% है। ये क्या है, बेसिकली हस्बैंड एंड वाइफ का इंटरसेक्शन वाला पार्ट है कि ये कॉमन पार्ट है।
इफ द अब क्वेश्चन क्या है, इफ द हस्बैंड इज वाचिंग द शो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वाइफ इज आल्सो वाचिंग? नाउ गिवन कि हस्बैंड इज वाचिंग, then what is the probability that wife is also watching? So husband is watching, what is the probability that wife is also watching? तो husband is watching this and wife इतना पार्ट को ही देख रही है, तो अब इसमें निकालना क्या है बेसिकली, गिवन हस्बैंड इज वाचिंग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वाइफ इज वाचिंग, ये निकालना है। तो अभी आपने फॉर्मूला आपने बताया था, ये पी एस डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, पी डब्ल्यू इंटरसेक्शन हस्बैंड, हस्बैंड वाइफ का दोनों का जो कॉमन पार्ट है, ये क्या हो गया, ये 60% ऊपर है, नीचे टी एच 80% है। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये 0.6 डिवाइडेड बाई 0.8 मीन्स 6/8 मीन्स 3/4। तो ये आपका आंसर आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। होपफुली आपको आज लेक्चर में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड डिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड टी डायग्राम में कैसे कौन सा पार्ट प्योर प्रोबेबिलिटी का है, कौन सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, फिर कंबाइंड प्रोबेबिलिटी का है, समझ में आया होगा। और आप इस पर क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट सेशन में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में और कुछ चीज़ें जानेंगे। थैंक यू।